हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। कल एक दिन की छुट्टी थी मेरे ट्रैवल की वजह से। आज से अपनी क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज का एडिटोरियल द हिंदू का लिखा गया है इंडिया चाइना के रिश्तों पे, और इसमें बताया गया है चाइना को उस सांप की तरह, उस ड्रैगन की तरह जिससे आप कितनी भी दोस्ती कर लें, वक्त आने पे अगर इसका मन होगा तो ये आपको काट ही लेगा। यानी कोई गारंटी नहीं है चाइना की रिश्ते सुधर जाने के बाद भी। चलिए इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। दीज आर योर क्वेश्चंस। ठीक है, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब कुछ इस क्विज में आ गया। क्लास के लास्ट में इसका आपको सोल्यूशन करवाएंगे। पूरे मन से लेक्चर को लोगे तो 11 में से 11 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है अ स्लो रिटर्न। देखिए, रिटर्न का मतलब है वापसी, स्लो का मतलब है धीमा। कह रहा है जी धीमी धीमी वापसी हो रही है रिश्तों की। इंडिया चाइना के आपसी रिलेशनशिप्स की बात जो है कर रहा है, स्लो रिटर्न। चलिए क्या कहना चाह रहा है टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे। ये जो ऊपर देखते हो ना आप, इसको बोलते हैं टाइटल पैराग्राफ। इसमें पूरे आर्टिकल की जो क्रक्स होता है वो आपको मिल जाएगा। कह रहे जी इंडिया चाइना मस्ट इंगेज इंटेंसली एट ऑल लेवल्स टू रिस्टोर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। कह रहे इन दोनों कंट्रीज़ को, दोनों पड़ोसियों को, इंडिया और चाइना को इंगेज करना ही होगा। इंगेज करना क्या होता है भाई? किसी से बातचीत करना, रिश्ते बनाना, नेगोशिएशन करना, डिस्कशन करना। कह रहे जी दोनों को आपसी रिश्ते बनाने होंगे, इंगेज करना होगा, बातचीत करनी होगी बहुत ही इंटेंस तरीके से, बहुत ही तीव्र तरीके से। और कब? एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। और ये इसलिए करना है, अब देखो टू रिजॉल्व इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, ताकि रिजॉल्व किया जा सके, सोल्यूशन निकाला जा सके बॉर्डर के डिस्प्यूट का, बॉर्डर पे या एलएसी पे होने वाले झगड़ों का। तो झगड़े अपने आप नहीं सुलझेंगे, रोज़ बात करनी पड़ेगी, हर लेवल पे बात हो, फौजियों के लेवल पे, कमांडर्स के लेवल पे, है ना, पीएम प्रेसिडेंट के लेवल पे। तो इसी तरीके की बातचीत होने पे ही बॉर्डर का डिस्प्यूट सुलझेगा। चलिए, इंडिया चाइना सब्जेक्ट हैं आपके। मस्ट इंगेज वर्ब है इनकी। ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और पिंक कलर में उनकी वर्ब्स मिलेंगी। ये सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बो को मिलाते हुए चलना पूरे आर्टिकल में। इंगेज करना, बातचीत करना, रिश्ते बनाना, किसी के साथ इन्वॉल्व होना, ठीक है, इंगेज करना। चलिए आगे बढ़े। देखो पढ़ने में आसान है आर्टिकल, बहुत टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है। एक दो फॉरेन वर्ड्स आए हैं और जो कॉमन जो वोकैब होती है वो आपको मिलेगी। सारे मोटे मोटे वर्ड्स इस आर्टिकल के मैं आपको शुरू में दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एस्से लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए वो कैब शीट अपनी थोड़ी सी जूम इन करूँ इसको मैं। पहला वर्ड है इनग्रेस। जूम इन क्यों नहीं हो रहा भाई? ये शायद हैंग होने लगा है कंप्यूटर अभी, है ना। इनग्रेस, इनग्रेस का मतलब क्या होता है? एक मिनट रुको। देखिए दो वर्ड्स हैं, इनग्रेशन और ट्रांसग्रेशन, ठीक है। इनग्रेशन और ट्रांसग्रेशन। इन का मतलब होता है अंदर, ट्रांस का मतलब होता है पार, और एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक रवैया, है ना, आक्रामकता जो है, हिंसा या वायलेंस बोल दो इसको, आप वायलेंस बोल सकते हैं। अगर आप किसी के अंदर घुस के, किसी के घर में घुस के, किसी के दरवाज़ों के पार जा कर के एग्रेशन दिखाएं, इसी को बोलते हैं इनग्रेशन या ट्रांसग्रेशन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी के घर में घुसे और घुस करके खुद ही
समझ गए ना, वो चोरी और सीना चोरी, अंदर घुस के दादागिरी कर रहे हो, इसको बोलते हैं इनग्रेशन या ट्रांसग्रेशन। तो इन से और ट्रांस से और एग्रेशन से इसको याद रखना है। आज आप ट्रांसग्रेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वी यूज़ ग्लास डोर्स इन एयर कंडीशन रूम्स टू स्टॉप द इनग्रेस ऑफ आउटसाइड हीट। हम ग्लास डोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कांच के दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं एसी वाले कमरों में, ताकि इनग्रेस को या बाहर से अंदर आने को रोका जा सके, बाहर की गर्मी को या आउटसाइड हीट को। तो बाहर की गर्मी अंदर आकर के आपको गर्म कर जाए, इसके लिए, इसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, एसी वाले कमरों में, है ना, वो उस तरह के डोर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कमरा पूरा एयर टाइट हो। चलिए, जब चाइना हमारे अंदर आके घुसा था गलवान में, तो चाइना का भी ट्रांसग्रेशन था, इंडिया में आके एग्रेशन दिखाने का एक्ट था। तो ये वर्ड आपने अच्छे से समझ लिया। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास यूफेमिज्म। देखिए, यू जो रूट है इंग्लिश में, ये ईयू देख रहे हो आप, ईयू यूरोपियन यूनियन वाला, इस यू रूट का मतलब होता है सुंदर या ब्यूटीफुल। यूफेमिज्म का मतलब है किसी गलत चीज़ को सुंदर नाम से बताना। जैसे किसी को मोटा मत बोलो, उसको बोल दो हट्टा कट्टा। किसी को काला मत बोलो, उसको बोल दो श्याम वर्ण, है ना, बोलते हैं ना अपने सांवला, काला मत बोलो, सांवला बोल दो। तो ये मोटा, काला, नाटा, पतला, ऐसी चीज़ें ना बोलनी पड़े, तो इनके लिए हमने कुछ अलग वर्ड्स निकाल रखे हैं जिससे बुरा ना फील हो। तो इस तरीके से जब भी कोई अलग वर्ड निकाला जाता है किसी गलत चीज़ को कहने का, वो वर्ड कहलाता है यूफेमिज्म। ठीक है, किसी को बूढ़ा मत बोलो, आप उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन इज़ अ यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन। ठीक है, मोटे की जगह ओबीस बोल देते हैं, मोटा नहीं बोलो, फैट मत बोलो, ओबीस बोल दो। तो ये जो सारे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ख़राब चीज़ों को बताने के लिए, दीज आर कॉल्ड यूफेमिज्म। तो ये वर्ड यूफेमिज्म यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। इसको जेंटलिज्म बोलते हैं, सर्कमलोकेशन बोलते हैं। इन दोनों कहानी वर्ड्स की अलग कहानी है। क्लासेस में अगर रेगुलर हो तो आपको ये कहानी ज़रूर मिल जाएगी किसी ना किसी क्लास में। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको कभी शिकायत नहीं होती सर कि ये वाला कब आएगा। आप 30, 40, 50 क्लासेस लोगे, ये सारी वोकैब, सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक एक करके आपके पास, है ना, रिपीट हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। रेगुलर रहा करो। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कंटिंजेंट। देखिए, कंटिंजेंट और डिपेंडेंट एक ही बात है। आवर सक्सेस इज़ कंटिंजेंट ऑन योर हेल्प। हमारी सक्सेस निर्भर करती है, कामयाबी डिपेंडेंट है आपकी मदद पे। चलिए, ऑन जब भी दिख जाए कंटिंजेंट के बाद, ये वाला मीनिंग आएगा, हिंज्ड ऑन, डिपेंडेंट ऑन। यू विल सी द वर्ड कंटिंजेंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है एक्सपेडाइट। दो स्पेलिंग्स हैं इस वर्ड की, एक्सपीडिएट और एक्सपेडाइट। डिएट में ए एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये भी सही है, ये पुरानी स्पेलिंग है। दोनों स्पेलिंग सही हैं और दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ करना, उसकी रफ्तार को बढ़ाना, लेकिन इस तरीके से बढ़ाना कि उस चीज़ में कोई कमी ना आए। ऐसा नहीं है रफ्तार बढ़ गई तो आपने आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। काम बिल्कुल एफिशिएंटली हो, लेकिन रफ्तार बढ़ी हुई के साथ। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स। हमें ज़रूरत है और वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने की। और क्यों? टू एक्सपेडाइट वैक्सीनेशन, ताकि टीकाकरण को, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा सके, उसकी रफ्तार को तेज़ किया जा सके। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द वायरस, वायरस के खिलाफ। चलिए, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। रफ्तार बढ़ाने को क्विकन करना, हेसन करना, एक्सेलरेट करना भी बोलते हैं। और इसका एक नेगेटिव सिनोनिम भी है, रश थ्रू। रश थ्रू का मतलब होता है रफ्तार इस तरीके से बढ़ाना किसी काम की कि आप उसमें केयरलेस हो जाओ, आधा किया और आधा छोड़ दिया, है ना, तेज़ी से कर रहा हूँ, बस फटाफट कर रहा हूँ, जितना होगा होगा, बाकी छोड़ दूंगा। तो उसको रश थ्रू करना बोलते हैं। इट्स अ नेगेटिव वर्ड। चलो, लास्ट वर्ड आपके लिए नया है। हर रोज़ एक एडिशनल वर्ड आपको मैं करवा देता हूँ, है ना। आज का वर्ड है हेडोनिस्ट। आर्टिकल में नहीं आया, लेकिन किसी आर्टिकल में ज़रूर मिलेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं भोगी, प्लेजर सीकर, ऐसा इंसान जिसको सिर्फ सुख और मज़े की चाह हो, है ना, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट सर्वाइव ओनली फॉर प्लेजर। हेडोनिस्ट लोग जो होते हैं सिर्फ प्लेजर के लिए, सिर्फ सुख भोगने के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए जीते हैं। लिबर्टाइन और थ्रिल सीकर भी बोल सकते हैं। ये वर्ड बहुत जगह देखा होगा आपने, वन वर्ड है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कोशिश करना इसको याद करने की। जिस क्लास में आएगा वहाँ पे फिर से आपको रिपीट करवाऊंगा। चलिए, वो कैब हो गई पूरी। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी मैंने आपको शुरू में बताई थी। इस आर्टिकल में बार बार यही कहेगा कि चाइना से इंगेज करो, बातचीत करो, बातचीत के बिना LAC का मुद्दा नहीं सुलझेगा। और सुलझ भी रहा है, बातचीत से ही सुलझ रहा है। लेकिन आर्टिकल ये भी बता रहा है कि 20 बार, ध्यान से सुनना, 20 बार
पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी गलवान वाले इशू से पहले। 20 मीटिंग्स के बाद भी अगर मोदी जी को नहीं पता लगा कि शी जिनपिंग क्या चाहते हैं, क्यों वो गलवान पे हमला कर रहे हैं, तो आप 20 की जगह 200 मीटिंग कर लोगे तब भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि चाइना इस तरह का ड्रैगन है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कितनी भी बातचीत कर लो, जिस दिन हादसा होना होगा उस दिन फिर से कार्रवाई हो जाएगी बॉर्डर पे। इस चीज़ के लिए भारत को हमेशा तैयार रहना है। आज की टोन है डिप्लोमेटिक और दूसरी सजेस्टिंग। डिप्लोमेसी की बात कर रहा है और साथ में दे रहा है सजेशन, है ना। हमेशा आप थोड़ा सा कॉशियस रहो चाइना की तरफ से। चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुरू करें। कह रहा जी द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑफर स्टेटमेंट्स ऑन चाइना सुओ मोटू इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड टू ब्रीफ अ पार्लियामेंट्री पैनल आर पॉजिटिव। सेंटेंस को ध्यान से देखना, 2 एरर, इसमें एक एरर मिलेगी आपको, ठीक है। कह रहे जो सरकार का डिसीजन है, फैसला है। अच्छा क्या फैसला है भाई? टू ऑफर, इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है। फैसला है ऑफर करने का स्टेटमेंट्स को, देने का स्टेटमेंट्स को, और किस पे? चाइना पे। और ये स्टेटमेंट्स कैसे दी गई? ये स्टेटमेंट्स दी गई कॉमा से कॉमा के बीच में बता रहा लगा के एडवर्ब से सुओ मोटो। सुओ मोटो एक फॉरेन फ्रेज है। इसका मतलब होता है अपने आप से। किसी ने आपकी गर्दन नहीं पकड़ी थी, किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा था कि स्टेटमेंट दे, अपने आप आपने स्टेटमेंट दे दी सामने से, प्रोएक्टिवली। तो सरकार का जो डिसीजन है चाइना पे स्टेटमेंट्स देने का अपने आप से, दोनों ही हाउसेज में, पार्लियामेंट के, लोकसभा में और राज्यसभा में। और जो दूसरा डिसीजन है, देखो एंड लगा के दूसरा डिसीजन बता रहा है ब्रीफ करने का। ब्रीफ करना यानी किसी को जायजा देना, रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देने का या ब्रीफ करने का एक पार्लियामेंट्री पैनल को, संसदीय समिति को। कह रहा है ये दोनों डिसीजन जो हैं ये हैं पॉजिटिव, बड़े सकारात्मक, बड़े अच्छे। कह रहा है लेकिन बट लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स, ये ऐसे स्टेप्स या कदम हैं जो लंबे वक्त से लॉन्ग ओवरड्यू थे या पेंडिंग थे। ड्यू का मतलब होता है पेंडिंग, ओवरड्यू मतलब पेंडिंग से भी पेंडिंग का पीरियड भी निकल गया। तो ये दोनों कदम आज से 1 साल 2 साल पहले हो जाने चाहिए थे, देरी से आए लेकिन पॉजिटिव है। समझ में आया सेंटेंस? डिसीजन की वर्ब है आर। अब यही इसमें एरर है। अगर आप सेंटेंस को ब्रेक करोगे तभी समझ पाओगे। डिसीजन की वर्ब आर कैसे हो सकती है भाई साहब? नहीं हो सकती ना। तो वर्ब को इज कर दूं, इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि डिसीजन तो 2 हैं। पहला डिसीजन है ऑफर करने का स्टेटमेंट्स को, टू ऑफर। दूसरा डिसीजन है ब्रीफ करने का पार्लियामेंट्री पैनल को, टू ब्रीफ। टेक्निकली देखो तो एक नहीं बल्कि 2 डिसीजंस हैं, इसलिए डिसीजंस लगा करके आर को मैं इससे सेटिस्फाई करूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी सिंस 2020 फॉलोइंग द चाइनीज ट्रांसग्रेशन along the line of actual control or LAC and the deadly Galwan clashes, it has avoided divulging details of the negotiations with China। अब सरकार की एक आदत को बता रहा है जो सरकार 3-4 सालों से चाइना को लेके करती है। कह रहा है जी सन 2020 से सिंस 2020। अच्छा क्या हुआ? कह रहा है जी फॉलोइंग यानी आफ्टर, बाद में, फॉलोइंग यानी आफ्टर। कह रहा है जी बाद में चाइना के ट्रांसग्रेशन के, ट्रांसग्रेशन याद है? इनग्रेशन, ट्रांसग्रेशन, घर में घुसना और हमला करना। कह रहा है जी बाद में इस घटना के जिसमें चाइना ने हमला किया था LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बॉर्डर पे, और डेडली गलवान क्लैश हुए थे, बहुत ही घातक गलवान का झगड़ा हुआ था। कह रहा है जी 2020 से ही, इस मनहूस घटना के बाद से ही हुआ ये कि इट जो है ना, अब ये इट कौन है? इट है हमारी सरकार। इट ने अवॉइड किया है, सरकार इस काम से बचती आई है, और वो बात है बचने की डिवल्ज करने से। डिवल्ज करना यानी रिवील करना, खुलासा करना उन डिटेल्स को जो है निगोशिएशंस की विद चाइना, जो है बातचीत की चाइना के साथ। तो सन 2020 से 2024 तक सरकार बिल्कुल चुप है, कभी नहीं बताती हम क्या चाइना से बात कर रहे हैं। और बात किस चीज़ को लेके करनी है? बात करनी है, ओवर लगा के बताएगा, द एक्शंस ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA। कह रहा है जी बातचीत होनी थी एक्शंस पे, हरकतों पे चाइना की फ़ौज के, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA। कह रहा है जी और ये सारा काम जो इन्होंने किया ना सरकार ने चुप्पी साधने का, ये सारा काम किया ओनली अनाउंसिंग एग्रीमेंट्स ऑन डिसएंगेजमेंट्स एट 6 पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन एज दे अकर्ड इन 21, 22, 24।
ये सारा काम जो है अवॉइड करने का, बताने का जो सरकार ने किया, ये अनाउंस करते हुए किया उन एग्रीमेंट्स को जो थे डिसइंगेजमेंट को लेकर के। इंगेज करना यानी इन्वॉल्व होना, डिसइंगेजमेंट यानी इन्वॉल्वमेंट को कम करना। तुम्हारे फौजी तुम्हारी तरफ, हमारे फौजी हमारी तरफ, इसको बोलते हैं डिसइंगेजमेंट। सिर्फ अनाउंस करते हुए एग्रीमेंट्स को डिसइंगेजमेंट पे जो 6 पॉइंट्स पे हुए थे, फ्रिक्शन पे जो 6 मुद्दों पे हुए थे झगड़े के, जब जब वो अकर हुए, जब जब ये एग्रीमेंट्स टेक प्लेस किए 21, 22 और 24 में, तो सरकार अचानक से 6 महीने बाद उठ करके बता देती है कि एक एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे चाइना से झगड़ा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये नहीं बताती कि बातचीत क्या हुई, आगे क्या बातचीत चल रही है। फिर 1 साल बाद सरकार बता देती है एक और एग्रीमेंट हो गया। तो सरकार हमेशा ये अवॉइड करती है कि बातचीत क्या हो रही है उसकी डिटेल्स ना बताएं, बस एग्रीमेंट हो जाए तो बता देंगे, नहीं हुआ तो चुप रहेंगे। समझ गए? चलो, इट की वर्ब है हैज़ अवॉइडेड। इट आया सरकार के लिए। डिवल्ज करना यानी किसी चीज़ को रिवील करना, खुलासा करना। ये पूरा फ्रेज जो है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, सन 2020 से सरकार अवॉइड करती आ रही है। निगोशिएट करना, बातचीत करना। जब भी झगड़े को सुलझाने की बातचीत होती है तो उसको बोलते हैं पार्ले, और जनरली ये वर्ड एस लगा करके प्लूरल में यूज़ होता है। याद है ना? झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत, पार्ले जी बिस्कुट से पार्लेज, ऐसे याद रखना है इसको, झगड़ा सुलझाने वाली। डिसएंगेजमेंट यानी समझ गए ना, डिसइंटेंगलमेंट। फौजी आपस में गुथे हुए थे, पहले झगड़ा कर रहे थे, फिर उनको अपनी अपनी जगह पे वापस भेजा गया, डिसएंगेजमेंट किया गया। फ्रिक्शन होता है तनाव या दो लोगों के बीच में, पार्टियों के बीच का झगड़ा। दे आया है एग्रीमेंट्स के लिए, एज दे अकर्ड, जब जब वो एग्रीमेंट अकर हुए 21, 22 और 24 में। लंबे सेंटेंसेज है भाई, थोड़ा टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ, नहीं तो सीधे पढ़ के मैं भी निकल सकता हूँ। 20 मिनट में एडिटोरियल 2 बार पढ़ा सकता हूँ आपको ये, पर उससे आपको मज़ा नहीं आएगा। कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी द पीपल मस्ट नॉट बी केप्ट इन द डार्क। कह रहा है एक डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, लोगों को डार्क में नहीं रखा जाना चाहिए, लोगों को अंधकार में नहीं रखा जाना चाहिए। और किस चीज़ को लेकर के? ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, देश के इंटरेस्ट को लेकर के जो मैटर्स होते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में हर आदमी को पता हो कि चाइना से क्या खतरा है, हमें क्या चलता है बॉर्डर पे। चलिए, पीपल की वो है मस्ट नॉट बी केप्ट, पैसिव वॉइस में। कह रहा है जी बट द स्टेटमेंट्स बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एंड द ब्रीफिंग बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री अपीयर टू हैव बीन सब्सटेंशियल। कह रहा है लेकिन जो स्टेटमेंट्स आई हैं, और किनके द्वारा? जयशंकर साहब के द्वारा, विदेश मंत्री जो है हमारे, और जो ब्रीफिंग आई है, ब्रीफिंग मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट, जब सारा कुछ काम कर देते हो आप, उसके बाद में आप बताते हो ना कि हमने ये कर दिया, तो वो अब ब्रीफिंग होती है ना, बिल्कुल कंसाइज मैनर में अपनी हरकतों को बताना। कह रहा है जो स्टेटमेंट्स आई जयशंकर साहब की और जो ब्रीफिंग दी हमारे सेक्रेटरी ने, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने, कह रहा है ये दोनों अपीयर होती हैं कि ये हैव बिन रही हैं सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल होता है ऐसी चीज़ जो बहुत कंसीडरेबल हो, जिसको नज़रअंदाज या इग्नोर ना किया जा सके, है ना, मीनिंगफुल हो। तो स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया और ठीक है ना, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। सरकार ने पहली बार मुंह खोल करके बताया चाइना के ऊपर पार्लियामेंट में। चलिए, स्टेटमेंट्स एंड ब्रीफिंग दोनों सब्जेक्ट्स के पार्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब है इनकी अपीयर। चलिए, यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। जिन बच्चों को इन्फिनेटिव कवर्ड है अच्छे से, वो यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव ढूंढ पाएंगे ना, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे हैं मिस्टर जयशंकर फोकस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द LAC नेगोशिएशंस। जयशंकर साहब ने फोकस किया 3 एस्पेक्ट्स, 3 पहलुओं पे, LAC को होने वाली बातचीत पे, LAC पे होने वाली निगोशिएशंस पे। तो कौन से एस्पेक्ट्स थे, कौन से पहलू थे, वो आगे बताएगा। ही सेड इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर टू चाइना। उन्होंने ये बताया कि भारत इस चीज़ को मेक क्लियर कर चुका है चाइना के सामने। ये बात चाइना को साफ शब्दों में बता चुका है। टू मेक इट क्लियर टू समबडी, साफ शब्दों में कोई बात बताना। अच्छा, क्या बात बताई भाई चाइना को? चाइना को ये बताया दैट नॉर्मल इंगेजमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप वर कंटिंजेंट ऑन द LAC टेंशंस बीइंग रिजॉल्व्ड। उन्होंने ये बताया कि जो नॉर्मल इंगेजमेंट है, एक दूसरे से बातचीत है नॉर्मल लेवल पे, और पार्ट्स में इस रिलेशनशिप के, सिर्फ बॉर्डर ही तो नहीं है इंडिया चाइना का, हमारा ट्रेड भी है, डिप्लोमेसी भी है, पॉलिटिक्स भी है, हर एरिया में चाइना से कुछ ना कुछ अपना इंगेजमेंट है। कह रहा है जी और पार्ट्स में जो नॉर्मल रिश्ता है, इंगेजमेंट है,
वो सारे रिश्ते या इंगेजमेंट कंटिंजेंट थी, डिपेंडेंट थी, निर्भर थी एलएसी के टेंशन्स के रिजॉल्व होने पर। जब तक एलएसी पे टेंशन रिजॉल्व नहीं होगी तब तक इंडिया और चाइना कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये बात चाइना को साफ शब्दों में जयशंकर साहब ने बताई। चलिए, ही की वर्ब है सेड, इंडिया की वर्ब है हैज़ मेड, मेक समथिंग क्लियर, साफ शब्दों में बताना। नॉर्मल इंगेजमेंट की वर्ब है वर कंटिंजेंट, कंटिंजेंट तो एडजेक्टिव है ऑफ कोर्स, वर यहाँ पे वर्ब होगी। अगेन इंगेजमेंट्स होना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में रिश्ते के इंगेजमेंट हो रही है ना, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, ट्रेड इंगेजमेंट, तो इंगेजमेंट्स हो गई वो। वर्ब को आप वर रख सकते हैं, इनको प्लूरल बना करके दोनों को मैच करवाएं। कंटिंजेंट ओन होना, डिपेंडेंट ओन होना, रिलायंट ओन होना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। समझ आ रहा है ना सब कुछ। और क्या बताया इन्होंने जयशंकर साहब ने। चलो दूसरी बात ये बताई, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूस इंगेजमेंट। इंडिया एक अडॉप्ट कर चुका है, अपना चुका है पॉलिसी को, जो है लगातार बातचीत की। ऐसा नहीं है बातचीत की फिर 2 महीने तक बात नहीं हुई, नहीं, रोज़ बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो लगातार इंगेजमेंट की पॉलिसी चाइना से अपना चुका है। और किस चीज़ को अपनाया, एंड अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन्वॉल्विंग 17 मीटिंग्स ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को भी अपना चुका है भारत, जिसमें 17 मीटिंग्स होंगी चाइना इंडिया के बीच वर्किंग मैकेनिज्म की। अब ये पूरा एक कॉन्फ्रेंस का नाम समझ लो आप, डब्ल्यू बड़ा है, एम बड़ा है, सी बड़ा है, देख रहे हो। ये पूरी एक कॉन्फ्रेंस है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इसमें 10 आदमी हमारे होंगे, 10 आदमी उनके होंगे, है ना, बैठ के मीटिंग क्या करेंगे। तो 17 मीटिंग हमने करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है। फिर क्या होगा, 21 मीटिंग्स होगी सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स की, उनके मैकेनिज्म की, है ना, मिलिट्री वाले भी करेंगे 21 आदमी 21 बार। एंड सेवरल मीटिंग्स बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के भी मीट करेंगे, एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ कंट्रीज़। तो ऐसे 21, 7 और 17 देख लो कितनी होगी, है ना, 38, 7, 45, मतलब 45 मीटिंग्स जो है हम 3-4 साल में चाइना से कर चुके हैं। ये पॉलिसी हमने अपनाई है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस सेंटेंस में, लंबा सेंटेंस है, मीनिंग इसका इतना ही है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड। अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना। बढ़े आगे, कह रहा है जी फाइनली ही सेड that with disengagement fully achieved, the next priorities would be troop de-escalation and de-induction। कह रहा है जी जब फाइनली उन्होंने ये कहा जयशंकर साहब ने कि जो डिसएंगेजमेंट है उसके फुली अचीव हो जाने के साथ ही, डिसएंगेजमेंट समझ गए आप, पहले तो फौजी एक दूसरे से आंख में आंख डाल के खड़े थे, ऐसा समझ लो 50-100 मीटर के एरिया में, उस तरफ चाइना के फौजी लगातार बैठे हैं वहाँ, वहीं खा रहे हैं, वहीं पे टेंट बना के सो रहे हैं, इधर इंडियंस, है ना हम आगे आएंगे ना आपको आने देंगे। तो ये तो थी इंगेजमेंट। कह रहा है जी ये इंगेजमेंट जब ख़त्म हो जाएगी, डिसएंगेजमेंट फुली अचीव हो जाएगी, और इस चीज़ के साथ ही नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी, हमारी प्राथमिकता ये होगी, फोकस ये होगा कि ट्रूप्स का डी एस्केलेशन हो। डी एस्केलेशन क्या होता है, बीच में भी 50 मीटर का फासला है, उसको 200 मीटर कर दोगे, लेकिन फिर भी दोनों साइड के ट्रूप्स तैयार है डंडे लेके, है ना, कभी भी झगड़ा हो जाएगा। तो डी एस्केलेशन होता है तनाव को कम करना, दोनों साइड के फौजियों को मिलवाना, बातचीत करवाना, हाथ मिलवाना, मिठाइयाँ बंटवाना, ये होता है डी एस्केलेशन टेक्निक। तो ये बताया जयशंकर साहब ने, अब ये भी करेंगे। और डी इंडक्शन, फिर से इंडक्शन होगा, शिफ्टें बदल बदल के इंडक्ट करना इनको, ताकि नए रिश्ते फिर से बिल्ड हो सके। तो ये प्रायोरिटी दोनों कंट्रीज़ की होगी, और ये होगी फॉलोड बाय अ डिस्कशन ऑन हाउ टू मैनेज टाइज इन बॉर्डर एरियाज़। ये बातचीत होगी बिल्कुल फॉलोड बाय, यानी बिल्कुल पहले उस डिस्कशन के, जो इस चीज़ पे होगी कि कैसे रिश्तों को मैनेज किया जाए बॉर्डर एरियाज़ में। तो एक डिस्कशन भी होगी इस बात को लेकर के, गिवन द प्रॉब्लम्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, देखते हुए गिवन प्रॉब्लम्स को पिछले कई सालों में। तो ये सारा काम, इतना बड़ा प्लान इन्होंने बना रखा है। फौजियों को बुलाएंगे, पारियाँ उनकी शिफ्टें बदलेंगे, वहाँ चाइनीज़ फौजियों को भी शिफ्टें बदलेंगे, मिठाइयाँ बंटवा देंगे, हाथ मिलवा देंगे, झगड़े ख़त्म करेंगे। चलिए, ही आया जयशंकर साहब के लिए, वो है इसकी साइड, प्रायोरिटीज़ की वो है वुड बी, गिवन का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए या कंसीडरिंग। कह रहा है जी मिस्टर जयशंकर सेड दैट फॉर डेप्सांग एंड डेमचौक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स हैड बीन अग्रीड अपॉन। जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि दो झगड़े की जो लोकेशन है डेप्सांग और डेमचौक वैली, यहाँ पे पेट्रोलिंग की जो अरेंजमेंट्स है, पेट्रोलिंग क्या होता है, गश्ती, जो आर्मी वाले पुलिस वाले करते हैं ना रात में दिन में, कि हमारे एरिया में कोई गलत आदमी तो नहीं घुस गया। तो गश्ती के जो अरेंजमेंट्स हैं वो अग्री अपॉन हो गए हैं
भाई कहाँ तक आप गश्ती करोगे और कहाँ तक हम गश्ती करेंगे, ये बात जो है सेटल हो गई है। कह रहा है जी बट द रिजम्पशन ऑफ पेट्रोल्स इज स्टिल अंडर वे, लेकिन जो रिजम्पशन है या बहाली है या फिर से शुरू करने का काम है पेट्रोलिंग का या पेट्रोल्स का गश्ती का, वो अभी भी अंडर वे है, जारी है। तो बातचीत हो गई है कि कौन कहाँ तक गश्ती करेगा, लेकिन गश्ती अभी शुरू नहीं हुई है, वो करना अभी शुरू किया जाएगा। जयशंकर की वो है सेड, अरेंजमेंट्स की वो है हैड बीन एग्रीड अपॉन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, अरेंजमेंट पे एग्री अपॉन किया जाएगा। रिजम्पशन यानी शुरुआत किसी चीज़ की फिर से, वो है इसकी इज़। अंडरवे जब कोई चीज़ होती है तो वो ऑन गोइंग होती है, इन प्रोसेस होती है, जारी होती है। पेट्रोल जो वर्ड है इसको देख लेना, ये जो आपकी एक्टिवा स्कूटी बाइक कार में डलता है वो वाला पेट्रोल नहीं है ये। पेट्रोल यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब फॉर्म में पेट्रोल का मतलब होता है गश्ती करना। वो जो आप गाड़ी में डलवाते हो वो PETROL होता है, वो समझ गए, वो पेट्रोल होता है, ठीक है, ईंधन। ये पेट्रोल है गश्ती। चलो बढ़े आगे। कह रहा है जी फॉर द अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पेगोंग सो लेक, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स, डिसंगेजमेंट हैड बीन अचीव थ्रू स्टेप्स ऑफ अ टेम्परेरी एंड लिमिटेड नेचर। कह रहा है जी दूसरे एरियाज़ में जो नॉर्थ और साउथ पेगोंग सो लेक के हैं और गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के हैं, कह रहा है इन एरियाज़ की अगर बात करें जहाँ झगड़ा चलता है वहाँ पे डिसंगेजमेंट जो है वो अचीव की गई है ऐसे स्टेप्स के जरिए, ऐसे कदमों के थ्रू जो टेम्परेरी हैं और लिमिटेड नेचर के हैं। मतलब वहाँ कुछ पक्का समाधान नहीं निकला है, बस एक बार फौजियों को वापस बुला के डिसंगेजमेंट करवा लिया गया। अब उसके बारे में बताएगा वो स्टेप्स कौन से हैं, डैश लगा बता रहा है। कह रहा है जी अ यूफेमिज्म फॉर LAC बफर जोन्स, ये एक यूफेमिज्म है या एक इनडायरेक्ट तरीका है कहने का LAC पे बने हुए बफर जोन का। बफर जोन क्या होता है जी, भाई चाइना जो है इंडिया में घुसा है ना, बॉर्डर क्रॉस करके इतना घुसा, और इतना घुस के इस एरिया को कब्जाने के बाद झगड़ा ख़त्म किया इस शर्त पे कि इस एरिया को बफर जोन बना देंगे, इसमें कोई नहीं आएगा, ना आप आओगे ना हम आएंगे, तो दोनों के बीच में दूरी बन जाएगी। लेकिन ये एरिया तो इंडिया का था पहले से, तो कह रहा है जी बफर जोन का नाम नहीं लिया इन्होंने पार्लियामेंट में, नहीं तो उससे झगड़ा होता। एक ऐसा बोल दिया कि टेम्परेरी स्टेप हमने उठाए हैं इन एरियाज़ में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए। ये एक यूफेमिज्म है बफर जोन का, जो एक ऑफेंसिव वर्ड हो सकता था लोगों के लिए। चलिए समझ गए होंगे आप, डिसएंगेजमेंट की वो है हैड बीन अचीव्ड। यूफेमिज्म आपने देख लिया, एक वन वर्ड है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। पहला वाला पैराग्राफ लंबा था, इसमें एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, फटाफट उसको देखो। फिर नेक्स्ट वाला छोटा पैराग्राफ है। कॉन्सेप्ट ये है कि अवॉइड के बाद लिखा हुआ है डिवल्जिंग, डिवल्ज करना यानी रिवील करना, खुलासा करना। लेकिन अवॉइड के बाद में डिवल्जिंग की क्यों लिखा गया, टू डिवल्ज भी तो लिख सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कुछ स्पेशल वर्ब्स का, ऐसी वर्ब्स जिनके बाद अगर दूसरी कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की ING फॉर्म में आएगी, या फिर नाउन आए सीधे सीधे उसकी ING फॉर्म तो होती नहीं है, नाउन को लगा सकते हो। ये वो सारी वर्ब्स हैं, याद करनी पड़ेंगी आपको, बार बार ये आपकी रीडिंग में आती हैं। बिजी, वर्थ, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये भी मैंने लिख दी हैं, है ना, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। एडमिट यानी मान लेना, डिनाई यानी मना करना, कंसीडर यानी किसी चीज़ पे सोचना, अवॉइड यानी किसी चीज़ से बचना, रिज्यूम शुरू करना, फिनिश ख़त्म करना, रिज्यूम फिनिश दूसरी बार भी आ गया। कीप ऑन यानी जारी करना, जारी रखना, पोस्टपोन यानी आगे के लिए किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, धकेल देना, इन्जॉय करना यानी मज़ा लेना, टॉलरेट करना यानी सज़ा सहना, सज़ा को सहना, ठीक है। इमेजिन यानी सोचते रहना, प्रैक्टिस यानी करके दिखाना, स्पेंड टाइम यानी वक्त बिताना, वेस्ट टाइम यानी ख़राब करना, रिग्रेट मीन रिस्क, बिजी और वर्थ। ये सारे एडजेक्टिव्स, दो तो एडजेक्टिव्स हैं, बाकी सारी वर्ब्स हैं। एक एक आपको याद होनी चाहिए, जोड़े बना के याद कर लो। इन वर्ब्स के बाद में हमेशा आएगा या तो कोई नाउन या फिर आएगी वर्ब की ING फॉर्म। अब मैं आपको टेक्निकली तो बताया, प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। द गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग टू डिसकंटिन्यू द वैल्यू एडिड टैक्स। सरकार कंसीडर कर रही है, सोच रही है, विचार कर रही है कि वैल्यू एडिड टैक्स को डिसकंटिन्यू किया जाए, जो है बंद कर दिया जाए। देखो कंसीडर वर्ब अपने बाद में या तो लेगी नाउन या लेगी वर्ब की ING फॉर्म। यहाँ पे लगी हुई है वर्ब टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में, डिसकंटिन्यू यानी बंद करना, वर्ब ही है ना डिसकंटिन्यू। तो अगर वर्ब आई है तो इसको ING फॉर्म में बदलना होगा। नाउन आया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्ब आने की वजह से टू निकाल के डिसकंटिन्यूइंग लिखना पड़ेगा। याद रखना है टू भी निकलेगा, ऐसा ना हो टू लगा दो और डिसकंटिन्यूइंग लिख दो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता।
टू को भी निकालना है और आगे वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदल देना है। थोड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में, द गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग डिसकंटिन्यूइंग, लेकिन ये बिल्कुल सही है। कंसीडरिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, डिसकंटिन्यूइंग यहाँ पे जिरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने एग्जाम में। डिड यू एन्जॉय टू रीड या रीडिंग द बुक, क्या आपने बुक को रीड करना एंजॉय किया, किताब पढ़ने में मज़ा आया। एन्जॉय एक वर्ब है, अपने बाद में दूसरी वर्ब लेगी, या तो नाउन लेगी या दूसरी वर्ब लेगी, आईएनजी फॉर्म में लेगी। तो टू रीड यहाँ पे नहीं आएगा, आप लिखेंगे डिड यू एन्जॉय रीडिंग द बुक। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो 8, 10, 15 जितनी भी हैं स्क्रीनशॉट ले लो। जहाँ जहाँ रीडिंग में आती है मैं हर बार आपका ध्यान खींचता हूँ ताकि आप इनको फिर से पढ़ पाओ। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ एज होमवर्क। आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ ऑन द सिचुएशन डिस्पाइट बीइंग इन पेन। देखिए कैंट हेल्प इसका मतलब होता है रोक ना पाना। अगर कैंट हेल्प क्राई नहीं कर रहे हो तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाए, कैंट हेल्प लाफ कर रहे हो तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब मजबूर हो जाते हो ना उसको बोलते हैं आप कैंट हेल्प, मैं इस काम में बहुत मजबूर हो गया हूँ। तो मैं भी बहुत मजबूर हो गया हंसने में सिचुएशन के ऊपर, बावजूद डिस्पाइट दर्द में होने के, पेन होने के। तो पेन तो मुझे हो रहा था लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो कैसे बनाऊँ मैं इसको, कुडंट हेल्प के आगे कौन सी वर्ब कैसे फॉर्म में लगेगी, एक बार खुद से ट्राई दो। ठीक है, चलो सब लोग देंगे, कमेंट सेक्शन में डालना आंसर। गलत होता है सही होता है मैं कोशिश करता हूँ बता। कह रहा है जी बट द गवर्नमेंट्स नियरली 2500 वर्ड स्टेटमेंट गेव नो इंडिकेशन ऑफ द कैसस बेली फॉर द चाइनीज़ एक्शन। कह रहा है लेकिन एक कमी रह गई, सरकार की जो 2500 वर्ड की स्टेटमेंट थी, इतनी भारी भरकम जो स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट में, इसने कोई इंडिकेशन या कोई इशारा नहीं दिया कैसस बेली नाम की चीज़ का। कैसस बेली क्या है भाई, चलो ब्रेक करेंगे इस वर्ड को। कैसस बेली का वैसे मीनिंग समझ लो, वॉर की वजह, जंग क्यों शुरू होती है, जंग के पीछे कौन सी है ना, कौन सी जस्टिफिकेशन होती है, उसको बोलते हैं कैसस बेली। तो सरकार की स्टेटमेंट में कोई इंडिकेशन, कोई इशारा नहीं था जंग के शुरू होने का फॉर चाइनीज़ एक्शन, चाइनीज़ एक्शंस का, मतलब चाइना ने क्यों हमला किया ये सरकार ने अभी तक अपनी स्टेटमेंट में नहीं बताया। नॉर एनी रेफरेंस टू व्हेन द रिटर्न टू स्टेटस क्वो एंटे और टू पोजीशंस ऑफ 2020 कैन बी एक्सपेक्टेड। और ना ही कोई रेफरेंस था, इंडिकेशन और रेफरेंस एक ही बात है, इशारा ही होता है कि कब रिटर्न होगी या वापसी होगी स्टेटस क्वो एंटे पे। स्टेटस क्वो एंटे का मतलब है 2020 में जब झगड़ा हुआ उससे पहले की जो सिचुएशन थी, एलएसी थी, इधर चाइना था इधर इंडिया था, है ना, चाइना अपनी तरफ इंडिया अपनी तरफ, तो पहले की जो यथास्थिति थी वॉर से पहले की, उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो एंटे। तो कोई उसमें रेफरेंस नहीं था कि कब हम स्टेटस क्वो एंटे तक पहुंचेंगे, या फिर जिसको हम बोले 2020 की पोजीशंस तक पहुंचेंगे, कब इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कब इसकी आशा हमें है। समझ पा रहे हो ना बात को। पहले जैसा होगा या नहीं होगा ये हमें अभी तक नहीं पता। हो सकता है चाइना अंदर घुसा और उसने बफर जोन बना के वापस पीछे चला गया, भारत का बहुत सारा हिस्सा बफर जोन के अंदर है ना कब्जाया गया। वर्ड स्टेटमेंट की वर्ब है, 2500 वर्ड स्टेटमेंट की वर्ब है गेव, रिटर्न की वर्ब है कैन बी एक्सपेक्टेड। कैसस बेली एक ग्रीक या लैटिन वर्ड है, देख लेना। कैसस का मतलब होता है केस या कॉज, बेली का मतलब होता है वॉर या एग्रेशन। बेली रूट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, बेलिकोज, बेलिजरेंट, याद है ना। बेली का मतलब है वॉर, तो कैसस बेली का मतलब है किसी वॉर के शुरू होने का कारण। वो कौन सा मुद्दा था जिसकी वजह से चाइना ने इंडिया पे है ना गलवान में इंसिडेंट किया, जो झगड़ा किया, तो कैसस बेली। वैसे कैसस बेली से कैसस पेंडस बन सकता है, कैसस फॉर्चुटस बन सकता है। पेंडस का मतलब है पेंडिंग, तो कैसस पेंडिंग एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा केस है जो अनरिजॉल्व है। ठीक है, कैसस पेंडस यानी अनरिजॉल्व केस। लीगल लैंग्वेज में बहुत आते हैं ऐसे वर्ड्स, लीगल आर्टिकल पढ़ोगे कैसस पेंडस वहाँ आपको मिलेगा। वैसे तीसरा वर्ड है कैसस फॉर्टुटस, ध्यान रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर्टुटस का मतलब होता है जो डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ हो, ना आपने किया ना किसी ने नहीं किया, अपने आप हो गया। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसा इवेंट जिसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो कैसस फॉर्टुटस का मतलब होता है डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, या गॉड्स हैंड। जैसे अर्थक्वेक आया तो वो कैसस फॉर्टुटस है ना। कहीं पे कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसमें आपका कोई हाथ नहीं था, कोई तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, सब कैसस फॉर्टुटस है। चलिए इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस वाले आर्टिकल्स में आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 वन वर्ड्स हैं, याद रखना, आज के क्विज में पूछे आपसे मैंने। आगे कह रहा है जी, द स्टेटमेंट लेड स्ट्रेस ऑन इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बीइंग अपहेल्ड। कह रहा है स्टेटमेंट ने बहुत स्ट्रेस को ले किया, बहुत सारा जोर डाला। स्ट्रेस करना मीन जोर डालना, ले का मतलब है स्ट्रेस मतलब जोर, ले का मतलब है डालना। तो बहुत जोर डाला इस स्टेटमेंट ने, और किस चीज़ पे? भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अपहेल्ड होने पे, बने रहने पे, है ना, कि हमने बहुत अच्छे से सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनाए रखे हैं। विदाउट मैंशनिंग इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एट एनी पॉइंट, बिना मेंशन किए भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, या ऐसा समझ लो भारत के जो टेरिटरी है उसकी एकाग्रता को, क्या बोलते हैं इंटेग्रिटी को, है ना, संप्रभुता को किसी भी पॉइंट पे। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यही है कि इंच इंच भारत का भारत में रहे, हमारी टेरिटरी किसी और के हाथ में ना जाए, है ना। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कुछ बात नहीं की, बस ये बोला कि जो भी कर रहे हैं भारत के हित में है। समझ पाए? हो सकता है अब जो इशारा करना चाह रहा है वो आप समझ गए होंगे आप, है ना। हो सकता है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ना बची हो, कुछ हिस्सा हमें इधर उधर बफर जोन में गंवाना पड़ा हो। चलिए, स्टेटमेंट की वो है लेड स्ट्रेस, स्ट्रेस ले करना यानी किसी चीज़ पे जोर देना। कह रहा है जी, द गवर्नमेंट मस्ट नाउ एक्सपेडाइट एफर्ट्स टू बिल्ड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द LAC। सरकार को अब एक्सपेडाइट करना होगा, तेज करना होगा उन कोशिशों को जो है बिल्ड करने की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को LAC पे, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे। और क्या करने के लिए? एंड टू डिमार्केट द बाउंड्री, डिमार्केट करने के लिए, ठीक से निशान लगाने के लिए बाउंड्री पे। तो बॉर्डर का झगड़ा तभी सुलझेगा जब बाउंड्री, है ना, सेट हो कि इस तरफ आप, इस तरफ हम। तो अभी तक तो सेट नहीं है वो। तो डिमार्केशन जो है बहुत ज़रूरी है, सेपरेशन हो, इस काम के ऊपर जोर देना चाहिए। गवर्नमेंट की वो है मस्ट एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट एक्सपीडिएट, किसी चीज़ के अंदर रफ्तार में तेज़ी लाना। कह रहे जी, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेल द नेशन अबाउट द नियरली 20 मोदी शी मीटिंग्स प्रायर टू 2020। कह रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि देश को बताया जाए लगभग 20 मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग्स के बारे में जो 2020 से पहले हुई थी। कह रहा है जी, इन स्पाइट ऑफ विच द PLA एक्टेड द वे इट डिड। कह रहा है जिनके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ विच, कह रहा है बावजूद जिनके, चाइना की आर्मी ने, फौजों ने एक्ट किया या हरकत की जिस तरीके से उन्होंने की थी गलवान में। तो 20 मीटिंग्स हो गई चाइना से, है ना, शी जिनपिंग से 2020 अप्रैल से पहले। फिर भी अप्रैल 2020 में चाइना ने हमला कर दिया। तो पूरे देश को ये भी बताना चाहिए कि उन 20 मीटिंग्स में मोदी जी की क्या बातचीत होती थी चाइना के प्रीमियर से। चलिए, इट की वर्ब है इस, PLA की वर्ब है एक्टेड। ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में बताई जा सकती हैं, ये कुछ ऐसी बातें नहीं है जो, है ना, क्लासिफाइड हो या सीक्रेट हो। आप दूसरे कंट्रीज़ की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखो, वहाँ पे बड़े अच्छे से खुलासा किया जाता है कि हमारे PM ने उनके PM से आज से 10 साल पहले बातचीत हुई थी, इस बारे में हुई थी। तो ये सब बातें देश को भी पता होनी चाहिए। कह रहा है द पास्ट फ्यू ईयर्स शुड हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द डव्स एंड हक्स इन इंडियाज इस्टेब्लिशमेंट। कह रहा है जी, पिछले कुछ सालों ने, पास्ट फ्यू ईयर्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया होगा, दिखा दिया होगा। शुड हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, दिखा देना चाहिए था या दिखा दिया होगा। क्या दिखाई दिया होगा? हमारे देश के डव्स एंड हॉक्स को, जो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, हमारी सरकार में बैठे हैं। डव्स एंड हॉक्स कौन है? देखिए, डव्स वो होते हैं जो नरम हाथों के होते हैं, बातचीत करो, डिप्लोमेसी करो, इंगेजमेंट करो। हॉक्स वो होते हैं जो गर्म हाथों के होते हैं, है ना, गर्म खून वाले, कि बातचीत क्यों करनी है, झगड़ा क्यों करना है, मतलब बातचीत क्यों करनी है, फौज भेज दो। तो डव्स एंड हॉक्स हर तरह के लोग होंगे हमारी इस्टेब्लिशमेंट में। कह रहे सबको सबक मिल गया होगा पिछले 4 सालों में। क्या सबक मिला होगा? सबक ये मिला होगा सभी के लिए बराबर, दैट सच एन इंटेंसिव इंगेजमेंट इज़ नो गारंटर ऑफ पीस। कि इतनी एक इंटेंसिव इंगेजमेंट जो हो रही है चाइना से, 50-50 मीटिंग्स हो रही हैं साल में, ये भी पीस का कोई गारंटर नहीं है, इससे भी कोई गारंटी नहीं मिलती है शांति की। नॉर कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड विदाउट द काइंड ऑफ इंटेंस एंड कंटिन्यूस इंगेजमेंट दैट न्यू दिल्ली एंड बेजिंग हैव सस्टेन्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और ना ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, झगड़े को सुलझाया जा सकता है, बिना ऐसी इंटेंस और कंटिन्यूस इंगेजमेंट के, जोरों से करने वाली, लगातार होने वाली बातचीत के, जिसको नई दिल्ली और बीजिंग सस्टेन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये 2 सबक मिल जाने चाहिए। एक तो बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी झगड़ा सुलझेगा। और दूसरा सबक ये है, चाहे ये बातचीत कर भी लो
तब भी पीस की कोई गारंटी नहीं है, चाइना कभी भी हमला कर सकता है। तो ये भारत में हर एक आदमी को सरकार में अभी तक समझ में आ गया होगा। समझ गए ना, बातचीत किए बिना काम नहीं चलेगा, करनी ही पड़ेगी, और करके भी आप चैन की नींद नहीं सो सकते। ड्रैगन कभी भी है ना काट सकता है आपको आके। चलिए, लास्ट सेंटेंस थोड़ा लंबा था, मेरे ख्याल से इस आर्टिकल की आत्मा इसी सेंटेंस में है। पास्ट फ्यू ईयर्स की वर्ब है शुड हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना। शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। डव्स एंड हॉक्स मैंने आपको बता दिया। इंगेजमेंट की वर्ब है इज, कॉन्फ्लिक्ट्स की वर्ब है कैन बी रिजॉल्व्ड। बढ़े अब शुरू से अपने क्विज की तरफ। चलो, सबसे पहले क्लोज टेस्ट है। मैं चाहता हूँ सभी लोग आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई ले लो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप खुद से ट्राई करो, ढीठ मत बनना। ऐसा ना हो मैं ही बना के लाया हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने और आप देख रहे हो, कुछ नहीं सीखोगे उससे। इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सर्टेन स्टेप्स आर नेसेसरी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ कदम जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। और क्यों? टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स एफिशिएंटली, कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को एफिशिएंट तरीके से सुलझाने के लिए। कह रहा जी नेशंस मस्ट, अब देखो यहाँ कोई वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, मस्ट मेन वर्ब आएगी। तो नेशंस को इस काम को करना ही होगा। लेंदी डिलेज इन डिसीजन मेकिंग टू फॉस्टर रिजोल्यूशन, लंबे डिलेज को जो डिसीजन मेकिंग में आते हैं, और ये इसलिए करना होगा ताकि रिजोल्यूशन को या हल को फॉस्टर किया जा सके, ग्रो किया जा सके, है ना। फॉस्टर करना, नर्चर करना, किसी चीज़ का हल निकालना। तो क्या करना होगा डिलेज को भाई? डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाए कि इससे रिजोल्यूशन निकले? डिसीजन मेकिंग को क्या करना है? उसमें जो डिलेज आए हैं उनसे बचना है, फटाफट डिसीजन मेकिंग करनी है। डिलेज को इनिशिएट नहीं करना, डिले यानी देरी, डिले को एक्सपेडाइट नहीं करना, डिले को आस्पेक्ट नहीं करना, डिले को अवॉइड करना है। समझ पा रहे हो ना? देरी को आप जल्दी भी नहीं कर सकते, देरी को तो अवॉइड ही कर सकते हैं ना, देरी को जल्दी करने का भी कोई मतलब नहीं है। चलिए, एक्सपेडाइट इसलिए नहीं आएगा। आगे क्या करना है? कह रहा है जी एडिशनली एग्रीमेंट्स रीच ड्यूरिंग डैश रिक्वायर बोथ पार्टीज टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स। कह रहा है इसी के साथ साथ जो एग्रीमेंट्स रीच होते हैं इस चीज़ के दौरान, अब वो क्या चीज़ है यहाँ अपने देखेंगे। कह रहा है वो रिक्वायर करते हैं, उनको ज़रूरी होता है कि दोनों पार्टीज़ ऑनर करें या ठीक से पालना करें अपने अपने वादों की या कमिटमेंट्स की। तो एग्रीमेंट होते हैं निगोशिएशन के दौरान या बातचीत के दौरान। और झगड़े वाली बातचीत को आप क्या बोलते हैं? डिबेट बोलते हैं, सेशन बोलते हैं, पार्ले बोलते हैं, पेट्रोलिंग बोलते हैं। पार्लेस बोलते हैं ना, याद होगा ना, झगड़े की बातचीत को क्या बोलते हैं? पार्लेस। तो जो एग्रीमेंट्स पार्लेस में हों, ज़रूरी है कि दोनों पार्टियां उनको फॉलो करें। कह रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ्टन डिमांड रेगुलर डैश, बॉर्डर के डिस्प्यूट अक्सर डिमांड करते हैं रेगुलर टाइप की चीज़ को, टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो बॉर्डर डिस्प्यूट क्या डिमांड करते हैं? पेट्रोलिंग को, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ ई लगा हुआ है, वेंडरिंग को या ट्रैवलिंग को। ट्रैवल यानी यात्रा, वेंडर यानी धक्के खाना। पेट्रोल वाला कोई वर्ड होता ही नहीं, वो पेट्रोल तो है ना ईंधन होता है नाउन फॉर्म में। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती। तो बॉर्डर पे गश्ती की बहुत ज़रूरत होती है रेगुलर, ताकि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बनी रहे। गवर्नमेंट्स मस्ट डैश नेशनल सिक्योरिटी, सरकार को नेशनल सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को डैश करना चाहिए। क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे, अंडरमाइन करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना, सेक्रीफाइस करना, त्याग देना, डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना। नेशनल सिक्योरिटी को अपहोल्ड करना होता है, बनाए रखना होता है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो मस्ट अपहोल्ड नेशनल सॉवरेनिटी वाइल एक्टिंग सुओ मोटू कैसस बेली इंटेग्रली या सब्सटेंटिवली टू एड्रेस अर्जेंट चैलेंजेस, एक्ट करते हुए इस तरीके से ताकि अर्जेंट चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। तो एक्ट उनको कैसस बेली नहीं करना, इंटीग्रली नहीं करना, एक्ट करना उनको सुओ मोटो। ठीक है, खुद से एक्ट करना है। जरूरत पड़ने पे एक्ट किया तो क्या एक्ट किया? पहले से ही आपको कुछ ऐसी हरकत करनी है जिससे चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। यहाँ सब्सटेंटिवली भी आ सकता था, सब्सटेंटिव यानी गंभीरता के साथ। एक्टिंग जो है सब्सटेंटिवली भी हो सकती है, सुओ मोटो भी हो सकती है। पांचवे में दोनों ही आंसर बन सकते हैं, ए और डी। ठीक है, आपको तो जो लगे आंसर बना लो आप। डी है तो भी सही है, ए है आपके हिसाब से तो भी सही है। चलिए, कैसा लगा क्लोज टेस्ट? थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्लास क्लोज टेस्ट के चक्कर में,
लेकिन कोशिश कर रहा हूँ वीक में कम से कम 3 क्लोज टेस्ट लेकर के आऊँ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बफर जोन का क्या मीनिंग है इस आर्टिकल में? अच्छे से करवाया था आपको ये टर्म। सही आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है मैंने वीडियो के नीचे, जाके चेक करो। ठीक है, ABCD में से सही आंसर आपका और मेरा क्या है। 3 वोकैब के क्वेश्चंस हैं। किसी चीज़ को, गलत चीज़ को अच्छे तरीके से कहने को क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, कंटिंजेंट या इनग्रेस? कैसस फॉर्चुटस क्या होता है? और हेडोनिस्ट किस तरह का आदमी है? ठीक है, तीनों करवाए थे आपको। लास्ट में 2 ग्रामर एरर मिलेंगी आपको, मिस्टेक्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और दूसरी आपको ज़रूर मिलनी चाहिए इस वर्ड के आसपास। आराम से ढूंढो। सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में है, 6 से लेकर के 11 तक। ठीक है, लास्ट के 6 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट कमेंट में इनके आंसर्स मिलेंगे। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से अपने चेक करके बताना। क्लास में है ना, 10 मिले, 1 मिला, 2 मिला, 11 मिले, जो भी मिले बिना शर्म के लिखा करो कमेंट सेक्शन में। से लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।